हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क यानी कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आज की वीडियो में हम लोग वो जानेंगे अपने यूपी टेट और एग्जाम सीटेट के हिसाब से। ठीक है, तो समय को बिना व्यर्थ करें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और एनसीएफ 2005 को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जो हमारा करिकुलम है वो एक क्यूरे यानी कि एक क्यूरे लैटिन वर्ड है, उससे मिलके बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उस पे जो करिकुलम है वो क्यूरे एक लैटिन वर्ड से मिलके बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? दौड़ का मैदान। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है? 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सभी बच्चों के लिए बुनियादी शिक्षा के अधिकार की मांग की थी। इसके बाद 1932 वर्धा में हुए सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इस मांग को दोहराया था, लेकिन बात नहीं बनी थी। ठीक, आज़ादी के बाद शिक्षा को संविधान के नीति निर्देश तत्वों में ही स्थान मिला, जो कि अनिवार्य नहीं था और यह सरकारों की मंशा पर ही निर्भर था। ठीक है, 2002 में भारत की संसद में 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में शामिल किया गया। जो हमारी बच्चों की शिक्षा थी उसको संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। इस तरह से शिक्षा को मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार का दर्जा मिला। मतलब पहले हमारा जो है ना, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1910 में बुनियादी शिक्षा की मांग की, बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए बुनियादी शिक्षा की मांग की। ठीक है ना, उसके बाद 1932 में हमारे गांधी जी ने मांग की, लेकिन कुछ काम नहीं बना। फिर उसके बाद आज़ादी के बाद हमारा जो शिक्षा है उसे संविधान के नीति निर्देश तत्वों में स्थान मिला। ठीक है ना, लेकिन ये अनिवार्य नहीं था। क्यों? क्योंकि इसमें सरकारों की मंशा पर यह निर्भर करता था कि सरकार जैसे चलाना चाहे वैसे शिक्षा की प्रणाली को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना, फिर उसके बाद जो 2002 में 86वें संशोधन में 2002 दिसंबर 2002 में 86वें संशोधन में शिक्षा को मौलिक अधिकार कहा गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया और उसको मौलिक अधिकार यानी कि मूल अधिकार की दर्जा दी गई। इतनी बातें समझ में आई? फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? अभी तक कुल 4 हमारे एनसीएफ लागू हुए हैं। पहला एनसीएफ 1975, दूसरा एनसीएफ 1988, तीसरा एनसीएफ 2000 और चौथा एनसीएफ 2005। हम लोग को किसके बारे में चर्चा करनी है? एनसीएफ 2005 के बारे में। ठीक है ना, ये जो एनसीएफ है वो एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया नवीनतम दस्तावेज है। क्या कहा मैंने? जो एनसीएफ है वो हमारा एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया नवीनतम दस्तावेज है। 14 और 15 जुलाई 2005 की बैठक का परिणाम है। जो हमारा चौथा एनसीएफ 2005 है वो 14 और 15 जुलाई 2005 की बैठक का परिणाम है। ठीक, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आप लोग को ध्यान रखना है अपने एग्जाम में। फिर क्या लिखा है? एनसीएफ 2005 एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया। जो 2000 में एनसीएफ बना दिया गया, उसके बाद 2005 के एनसीएफ को बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? उसके अनुसार जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत सुधार लाया जाए। ठीक, और अपनाया गया एक सुधारात्मक परिणाम है। क्या कहा मैंने? सुधार लाया हुआ एक सुधारात्मक परिणाम है। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई? मतलब सिंपल कहने का मतलब ये है, एनसीएफ 2005 जो था वो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु अपनाया गया एक सुधारात्मक परिणाम है। ठीक है ना, नॉर्मल सी बात थी। ठीक है ना, फिर उसके बाद क्या लिखा है? ये किसके द्वारा बनाया गया था? एनसीईआरटी के द्वारा बनाया गया था, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये हमारी एनसीईआरटी की फुल फॉर्म है। ठीक है ना, ये किसके लिए था? शिक्षा के एरिया के लिए था। जो हमारा एनसीएफ था ये किसके एरिया के लिए था? शिक्षा के एरिया का था।
मतलब ये शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया एनसीएफ 2005 का। ठीक है, इसका थीम क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन। ये क्वेश्चन आ जाता है कि एनसीएफ 2005 का जो थीम था वो आखिर क्या था? क्या था? लर्निंग विदाउट बर्डन। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा है? इट बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि रचनावाद एंड फैसिलिटेटर यानी कि सुविधाता। मतलब ये किस पे बेस्ड था? रचनावाद पे बेस्ड था। ठीक है ना। और ये बताता था कि टीचर हमारा फैसिलिटेटर है। टीचर हमारा क्या है? फैसिलिटेटर यानी कि सुविधादाता है। ठीक। फिर उसके बाद क्या लिखा है? जो हमारा एनसीएफ 2005 है ये इंस्पायर किससे हुआ? ये इंस्पायर किससे हुआ? तो ये इंस्पायर विद एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। जो हमारा एनसीएफ है एनपीई से इंस्पायर हुआ। किससे इंस्पायर हुआ? एनपीई से। ठीक है ना। एनसीएफ 2005 की उत्पत्ति रविंद्रनाथ टैगोर के सभ्यता एवं संस्कृति नामक निबंध में हुई। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद लिखा है कि इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 23 सदस्य थे। और ब्रैकेट में लिखा है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की देखरेख में इसका कार्यकाल चलेगा, यानी कि इसका कार्य चलेगा। जो हमारा एनसीएफ 2005 है इसके ऊपर निगरानी देख रेख इसकी कौन करेगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है। इतने पॉइंट समझ में आए? ये सारे पॉइंट्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो सबको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्या लिखा है? एनसीएफ 2005 का अनुवाद। जो एनसीएफ 2005 है उसका अनुवाद संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई 22 भाषाओं में किया गया है। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं में उसका जो है ना हमारा अनुवाद किया गया है, इसीलिए उसको बहुभाषिकता भी कहते हैं। जो हमारा एनसीएफ 2005 है उसका जो क्या कहते हैं अनुवाद है वो 22 भाषाओं में किया गया है, इसीलिए उसे बहुभाषिकी भी कहते हैं। ठीक। इसके अनुसार बच्चों को पढ़ाने का माध्यम क्या होना चाहिए? बच्चों को पढ़ाने का तरीका किस भाषा के अकॉर्डिंग होना चाहिए? बच्चों की मातृभाषा के अकॉर्डिंग। ठीक। एनसीएफ 2005 के तहत शिक्षा को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए, इस बात को विशेष ध्यान दिया गया। ये बात का ध्यान दिया गया कि बच्चा किस प्रकार शिक्षा को बाहरी ज्ञान से जोड़े। ठीक है ना। मतलब नॉर्मल सा कहने का मतलब ये है शिक्षा को बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। ये इस हमारे एनसीएफ 2005 में कहा गया। एनसीएफ 2005 एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें टीचर एंड स्टूडेंट का मार्गदर्शन हो। इस रूपरेखा के अकॉर्डिंग टीचर्स और स्टूडेंट का मार्गदर्शन होगा। क्लियर है? सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वन लाइनर है, आप सबको हर एक पॉइंट को ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है? भारत सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में यह समिति बनाई थी। जो भारत सरकार थी उन्होंने जो है ना मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल पर जो हमारे प्रोफेसर यशपाल है उनको अध्यक्ष बनाया था इस समिति का। ठीक है ना। इनके अनुसार यानी कि एनसीएफ के अनुसार पढ़ाने का कार्यकाल, जो बच्चों का पढ़ाने का कार्यकाल एक जो पीरियड होना चाहिए वो 35 मिनट का होना चाहिए। और एनसीएफ में कुल 9 सब्जेक्ट्स और लैंग्वेजेस की बात की गई। फिर उसके बाद क्या लिखा है? 21 नेशनल फोकस ग्रुप बनाए गए जिन्होंने अलग अलग परिवर्तन के प्रावधान दिए, जिसके अध्यक्ष हमारे कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा है? फ्रॉबेल ने लिखा है पाठ्यक्रम समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। जो हमारा पाठ्यक्रम है वो समस्त मानव जाति के गुणों का सार है। ठीक है। फिर टीचर्स के लिए किस में बात की गई है? एनसीएफटीई में टीचर्स की एजुकेशन के बारे में बात की गई है 2009 में, जो एनसीटीई के द्वारा तैयार किया गया था। ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? एनसीटीई के द्वारा तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास, बच्चों में नवीन सोच, तर्क करने की क्षमता का विकास करना, जो बच्चे नया सोच सकें, ठीक है ना, तर्क करने की क्षमता को बढ़ाया जा सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य था।
ठीक है ना। ये सारे पॉइंट्स थे हमारे किसके, एनसीएफ 2005 के। अब देखते हैं एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शन सिद्धांत। ठीक है, ज्ञान को विद्यालय के बाहर जीवन के साथ जोड़ना। इसका सिद्धांत क्या था कि जो ज्ञान है वो विद्यालय तक सीमित ना रखा जाए, उसको बाहरी ज्ञान से जोड़ा जाए। ठीक है ना। सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने की विधियों से परे है। मतलब इस रूपरेखा के अनुसार कहा गया कि ये सुनिश्चित कराया जाए कि जो शिक्षण होना चाहिए बच्चों का, जो बच्चों को अधिगम कराया जाए वो रटने पर आधारित ना हो, वो समझने पर आधारित हो। फिर तीसरा सिद्धांत क्या दिया गया है, पाठ्य चर्चा को समग्र बनाना ताकि यह पाठ्य पुस्तकों पर केंद्रित ना रहकर बच्चों का सर्वांगीण विकास कर सके। ठीक है। परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षागत के जीवन के साथ समेकित करना चाहिए। मतलब जो हमारी परीक्षाएं हैं उनको लचीला और कक्षागत के जीवन के साथ मिला जुला होना चाहिए। ठीक है ना। इतनी बातें समझ में आई। और बच्चों का जो रिजल्ट है वो टाइम पे देना चाहिए, वरना बच्चों में कुंठा बन जाएगी। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। फिर लिखा है, देश की लोकतांत्रिक नीति के अंदर सरकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना। मतलब लोकतांत्रिक नीति के अंतर्गत सरकारों का ध्यान रखते हुए निर्णायक पहचान को पोषण देना। ये हमारे सिद्धांत थे, ये 5 सिद्धांत थे हमारे एनसीएफ 2005 के। ठीक है। अब आइए इसके बाद हम लोग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के रूपरेखा के बारे में चर्चा करते हैं। इसमें पहले अध्याय में परिप्रेक्ष्य के बारे में चर्चा की गई है। अध्याय सेकंड में सीखना और ज्ञान के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है ना। और अध्याय 3 में पाठ्य चर्चा के क्षेत्र के बारे में चर्चा की गई है। हमें बस ये याद रखना है कि किस अध्याय में किसके बारे में चर्चा की गई है। अध्याय 4 में विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण कैसा हो इसके बारे में चर्चा की गई है। और अध्याय 5 में व्यवस्थागत सुधार कैसे लाया जाए इसके बारे में चर्चा की है। तो इन 5 अध्यायों की चर्चा की गई है किसमें, एनसीएफ 2005 में। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने एनसीएफ 2005 के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया है, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज हम लोगों ने सीडीपी के कंप्लीट कोर्स का डिस्कशन कर लिया है। आगे कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे तो वो आपको वीडियो के थ्रू मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ हमारे प्रैक्टिस सेट और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनकी वीडियोस भी आपको मिलती रहेगी। मैं क्या करूँगा, जो ये थ्योरी वाला जो कंटेंट था हमारा उसकी प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा, 50 क्वेश्चन वाली प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा और प्रैक्टिस सेट की जो है प्लेलिस्ट अलग बना दूंगा। और सबका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना। आप लोग अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं हमारे कंटेंट के थ्रू। ठीक है ना। हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि आपका यूपी टेट और सी टेट एग्जाम इतनी वीडियो से क्लियर हो जाए। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट्स और क्वेश्चंस के साथ, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। तब तक के लिए बाय।